Hello dear students, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the second part of the chapter 5th class 7th geography. This chapter name water. You will see the first part of the chapter on our channel. If you are new on our channel, you will see the video link in the description box. Let's start the chapter. We have completed the chapter. We have completed the half chapter. We have completed half chapter. We complete the remaining part of this chapter. वी स्टार्ट फ्रॉम वेव्स. वेव्स मीन्स क्या होता है? वेव्स को हिंदी में बोलते हैं तरंगे. क्या? तरंगे. व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि आप थोड़ी ही कल्पना कीजिए. आप सोचिए कि आप बीच पर क्या कर रहे हैं, वॉलीबॉल से खेल रहे हैं या किसी बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल समुद्र में जा गिरी तो क्या होता है. It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. यानी कि जो गेंद है उसको लहरों द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापिस किनारे पर फेंक दिया जाता है. When water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves. यानी कि जब महासागर की सतह पर पानी बहुत ऊंचाई तक उठता है और वापस गिरता है तो वो क्या कहलाते हैं? वेव्स कहलाती हैं. देखिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको. मान लीजिए ये भूमि है और ये महासागर है जो नीचे है, जो नीचे दिखाया गया है. तो यहाँ से कैसे पानी ऐसे चलता रहता है और जो भूमि की सतह होती है इससे टकराता रहता है. देखिए ऐसे जो महासागर की लहरें उठती रहती हैं. फिर हम करते हैं ड्यूरिंग ए स्टोरम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स. यानी कि जो तूफान में बहुत विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं वो क्या करती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा विनाश होता है. दे मे केज ट्रेडिमिशन डिस्ट्रक्शन. यानी कि उनके द्वारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा विनाश क्या मतलब नुकसान होता है. द एन अर्थक्वेक ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियनिक वाटर. यानी कि जो सुनामी क्यों आती है, या तो समुद्र के अंदर क्या होगा, भूकंप आएगा. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, या वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा, या फिर लैंडस्लाइड भूस्खलन अगर समुद्र के अंदर होता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी जो हमारे तटों की तरफ चला आता है. एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी. तो इसे क्या कहते हैं, हम सुनामी कहते हैं. दैट में बी एज हाई एज 15 मीटर. यानी कि ये क्या हो सकती है, 15 मीटर तक ऊंचाई वाली हो सकती हैं. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई. यानी कि जो क्या है, सबसे ऊंचाई सुनामी मेजर की गई है वो कितनी ऊंची थी, वो 150 मीटर तक ऊंची थी. देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि 150 मीटर बहुत ही ज़्यादा होता है. अब हम देखते हैं कि द लार्जेस्ट सुनामी दिस वेव्स ट्रेवल स्पीड मोर देन 700 यानी कि 700 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से ये सुनामी क्या कर सकती हैं, इतनी स्पीड से आती हैं. द सुनामी ऑफ 2004 यानी कि 2004 में जो सुनामी आई थी, काज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. यानी कि जो भारत के जो तटीय इलाके थे उनमें बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. यानी कि सुनामी के बाद जो इंदिरा पॉइंट यानी कि जो अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह में एक छोटा सा द्वीप था इंदिरा पॉइंट, वो क्या हुआ था, सबमर्ज्ड मीन्स वो डूब गया था, पानी के अंदर चला गया था. सुनामी द अर्थ पेंडिमोनियम. यानी कि जो सुनामी होती है वो पेंडिमोनियम मीन्स होता है कि पृथ्वी पर तांडव करती है. देखिए जो 2004 में सुनामी आई थी उसके बारे में ये पैराग्राफ आपको बताया गया है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसने कितना विनाश किया था, उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई गई है. अब हम शुरू करते हैं टाइड्स. टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा. ज्वार भाटा क्या होते हैं, यानी कि समुद्र का पानी एक बार तो
अपने किनारे से वापस दूर तक चला जाता समुद्र के अंदर और फिर वापस किनारे तक आ जाता, तो इसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। द राइदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि देखिए रिदमिक मीन्स होता है नियमित, जब दिन में 2 बार नियमित रूप से समुद्र का पानी का उठना और गिरना, यानी कि देखिए राइज और फॉल, इसका मीनिंग होता है उठना और गिरना, क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। इट इज टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स टू इट्स हाईएस्ट लेवल। यानी कि कई बार बहुत ऊंचे उठकर ज्वार भाटा क्या है, एक बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। यानी कि समुद्र का पानी उठा और एक जो तटीय इलाका था उसको डुबो दिया, तो उसको क्या कहते हैं, हम ज्वार कहते हैं। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर्स। यानी कि अगर पानी किनारे से वापस चला जाता है, यानी कि किनारे से पीछे हट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ज्वार मीन्स क्या होता है, यानी कि ज्वार जो है तटीय इलाकों को डुबो देता है, और भाटा क्या करता है, अपने तट से भी पीछे पानी चला जाता है। देखिए मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारी पृथ्वी यहाँ तक समुद्र का किनारा, इससे आगे जो समुद्र शुरू होता है, अगर पानी समुद्र के किनारे से यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। और अगर पानी इस किनारे से पीछे यानी कि यहाँ तक चला जाता है तो ये क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये शुरू करते हैं नेक्स्ट। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रैक्टेड बाय द strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on earth surface causes the tides। यानी कि सूर्य और चंद्रमा, यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूरज है, और चांद, उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं, हमारे ज्वार भाटे आते हैं। द वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काजेज हाई टाइड। यानी कि जब सूर्य क्या होता है, जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के निकट होता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, पानी को खींच लिया जाता है, तो वो क्या आते हैं, उच्च ज्वार, यानी कि ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। देखिए क्या बताया गया है कि फुल मून यानी कि जो पूर्णिमा होती है उसके दिन, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया, अगर ये तीनों एक लाइन में होते हैं, इसी लाइन में क्या बताया गया कि तीनों एक लाइन में होते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं, और उनको क्या कहा जाता है कि उनको उच्च ज्वार कहा जाता है, यानी कि हाई टाइड्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपको क्या बताया गया है, ड्यूरिंग द फुल मून दीज टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। यानी कि इनको क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उच्च ज्वार, यानी कि ऊंचे ज्वार इनको कहते हैं। बट व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशियनिक वाटर गेट्स ड्रोन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग लो टाइड्स। यानी कि जो ये सेकंड आपको दिखाया गया, सॉरी जो ये डायग्राम है, जब सूर्य और चंद्रमा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो क्या होता है कि इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस तरफ खींचेगा चंद्रमा और सूर्य इस तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, जो ज्वार भाटे हैं वो बहुत ही छोटे आएंगे या ना के बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर रहे थे, दोनों एक ही तरफ, सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों इस तरफ खींच रहे थे, तो क्या हुआ, हाई टाइड्स आए थे, स्प्रिंग टाइड्स जो आए थे, और इसमें क्या होता है कि लो टाइड्स आते हैं। दीज आर कॉल्ड निपेटाइड्स। इनको क्या कहते हैं, निपेटाइड्स को हिंदी में बोलते हैं लघु ज्वार, यानी कि छोटे ज्वार आते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। यानी कि जो हाई टाइड्स क्या करते हैं, वो नौका संचालन में सहायक होते हैं, वाटर लेवल को क्या करते हैं, तट तक ले आते हैं। एंड दे हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली। यानी कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनको क्या करते हैं, बंदरगाह तक पहुंचने के लिए आसानी से
मतलब आसानी से पहुंचा देते हैं, उनको आसानी हो जाती है वहां तक पहुंचने के लिए। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, यानी कि जो ऊंचे ज्वार होते हैं वो फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि मछलियां देखिए पानी का लेवल तट तक आ गया तो क्या होंगी, मछलियां भी तट तक जल्दी पहुंच जाएंगी। शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, यानी कि इसके से क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं बहुत ज़्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, यानी कि बहुत से स्थानों पर ज्वार भाटे से क्या होता है, बिजली भी बनाई जाती है, यानी कि वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है जिससे बिजली बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओशियन करंट्स, यानी कि महासागरीय जलधाराएं। यानी कि महासागरीय जलधाराएं से क्या मीनिंग है कि महासागरों के अंदर भी पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मान लीजिए कि अफ्रीका से पानी क्या होता है, अमेरिका तक चला जाता है, पानी चलता रहता है, जैसे हमारी नदियाँ बहती हैं वैसे ही महासागरीय जलधाराएं भी बहती हैं समुद्रों के अंदर। आइए अब हम पढ़ते हैं। ओशियन करंट आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, ये पानी का प्रवाह होती हैं महासागरीय सतह पर, और ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती हैं डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित दिशा में। द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, यानी कि जो महासागरीय धाराएं वो ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी। देखिए जो हमारे ध्रुवों पर महासागर वो कैसे हैं, वो जमे हुए हैं, वहाँ पर ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी क्या करेगा, गर्म पानी की तरफ आएगा, और गर्म पानी क्या करेगा, ठंडे पानी की तरफ जाएगा, जिससे कि उनका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सेम रह सके, वो मतलब ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, इसलिए जो गर्म पानी और ठंडा पानी भी चलता रहता है, और उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं बोल देते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि जो ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं वो भूमध्य रेखा से चलती हैं और ध्रुवों की तरफ जाती हैं। देखिए मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ कि ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है या ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री हम इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल बीच में। अगर यहाँ से महासागरीय जलधारा इस तरफ, यानी कि ये ध्रुव है, यहाँ पर जो पानी जाएगा तो वो कैसा होगा, गर्म पानी होगा और वो गर्म जलधारा होगी। और अगर इस तरफ से कोई पानी भूमध्य रेखा की तरफ आती है कोई जलधारा, तो वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, बर्फ जमी रहती है और वहाँ से ठंडा पानी इस तरफ आएगा। तो ये होता है गर्म और ठंडी जलधारा का मीनिंग, और यही इस लाइन में बताया गया है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एंड हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, यानी कि जो ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं, ध्रुवों की तरफ से जो पानी लाती हैं वो भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं, और कैसा होता है वो पानी, ठंडा पानी होता है। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। देखिए यहाँ पर आपको मैप में दिखाया गया है कि जो लेब्राडोर जलधारा है, आपको एक नाम दिया गया है। देखिए ये जो है, ये देखिए लेब्राडोर जलधारा, ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, तो ये इस तरफ आई तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा। और देखिए गल्फ स्ट्रीम यहाँ से इस तरफ जा रही है तो ये कैसी हुई, गर्म जलधारा हुई। तो इनका एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। मैंने आपको ग्लोब पर भी इसको समझा दिया था कि कैसे गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं। द नेक्स्ट क्या है, द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि जो जलधाराओं का टेम्परेचर वो क्या करते हैं, उस एरिया के टेम्परेचर को भी प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, जहाँ से वो गुजरती हैं। मान लीजिए गल्फ स्ट्रीम कहाँ से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका के पास से गुजरती है, और कैसी है, गर्म जलधारा है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा कर देगी, गर्म कर देगी। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, यानी कि गर्म जलधारा कैसी होगी, कैसा टेम्परेचर देगी, गर्म टेम्परेचर देगी। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देखिए क्या बताया गया कि जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं वो क्या होगा, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होगा, मछली पकड़ने का सबसे बेस्ट एरिया होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि गर्म और ठंडा पानी कहाँ वहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर ना पानी ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, तो मछलियाँ क्या करेंगी, आसानी से वहाँ पर रह सकती हैं।
तो कौन सी, देखिए गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा, यानी कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ये कहाँ पर मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका के पास मिलती हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फिशिंग क्षेत्र भी है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, यानी कि जापान और उत्तरी अमेरिका के पास गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ पर क्या है? मछली जो बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल उत्तर अमेरिका का भी दिया था। द एरिया वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, यानी कि जहाँ पर एक गर्म और ठंडी जलधारा मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा? फोगी, यानी कि बहुत ज़्यादा धुंध वाला एरिया होगा, और वहाँ पर जो नौका संचालन, यानी कि जो समुद्री जहाज होते हैं, नौका तो इतनी दूर तक नहीं जाती, समुद्री जहाज जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि धुंध में वहाँ पर दिखाई नहीं देता ज़्यादा दूर तक, तो इसलिए वहाँ पर इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मछली पकड़ने के लिए वो काफ़ी अच्छा क्षेत्र होता है। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसकी हम जो एक्सरसाइज है आपको इसकी PDF या वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सकें और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और इसी के साथ हमारा हाफ सिलेबस कवर भी हो गया है, और जल्दी ही हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।